हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास फोर्थ क्लास है। ये जो हम आईटीबीपी का एसआईजीडी का प्रीवियस पेपर कर रहे हैं 2013-14 का, उसमें हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं। अगर आप में से किसी ने वो हमारी क्लास नहीं देखी तो आप पहले उन्हें देखिए, उसके बाद ये देखें। तो 11 क्वेश्चन बाकी हैं, वो हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं हम आज का जो हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है और हमारी प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 40। ये दिया गया 20 परिणामों का औसत 30 है तथा बाकी 30 परिणामों का औसत 20 है। यदि सभी परिणाम एक साथ मिला दिए जाएं तो औसत होगा। The average of 20 results is 30 and that of 30 more result is 20. For all the results taken together, the average is। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है 20 परिणामों का औसत 30 है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो इसी क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसको एलिगेशन मेथड से, जो हमारा फर्स्ट मेथड होगा इसको करने का। हमसे कहा गया यहाँ पर जो एवरेज है वो 30 है और ये कितने परिणामों का है, 20 का। दूसरा हमसे कहा गया एवरेज 20 है और ये कितने परिणामों का है, 30 का। अगर हम सभी को मिला दें तो यहाँ पर जो रेशो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, 2:3 बनेगा। अब हमें करना क्या है, हमें देखना था इनमें डिफरेंस, जो कि कितना दिया गया 10 और ये कितना है 2 3 बराबर 5। तो ये जो रेशियो होगा ना इस डिफरेंस के इक्वल होगा। तो ये 5 बराबर 10, तो ये कितने गुणा हो जाएगा, 2 गुणा। तो हमें हमेशा छोटी संख्या के जो सामने रेशियो होता है की वैल्यू निकालिए, 2 दूनी 4। अब देखो एलिगेशन में होता क्या है, एलिगेशन के कुछ रूल होते हैं। पहला रूल तो यही होता है कि ये जो संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ पर ये 30 ये 20, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो 30 से छोटा और 20 से बड़ा होगा, यानी इन दोनों के बीच में ही आएगा। ये नहीं कि 20-30 से बड़ा आ जाए तो क्वेश्चन टेक्निकली गलत ही हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता कभी, अगर क्वेश्चन एवरेज का है तो। अब अगर हमें 20 से बड़ा आंसर लेकर आना हो तो 20 के सामने जो संख्या होती है हम उसे ऐड करते हैं, और अगर हमें 30 से छोटा आंसर लाना हो तो 30 के सामने जो संख्या होती है उसे घटाते हैं। तो अगर हम 20 में 4 ऐड करें, जोड़ दें, तो 20 और 4 कितने हो जाएंगे, 24। और यही हमारा एवरेज होगा 24। एक तो ये होगा। अब दूसरा आप क्या करेंगे, जो नॉर्मली होता है कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमसे कहा गया 20 परिणाम और इनका औसत कितना है, 30। तो हम क्या करें, यानी 20 संख्याएं और प्रत्येक 30 है, तो योग कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 600 आ जाएगा। और बाकी फिर हमसे कहा गया वो 30 संख्याएं हैं और औसत कितना, 20, यानी प्रत्येक कितना है, 20। तो गुणा करेंगे तो तब भी 600 आएगा। अगर यहाँ पर हम इनको जोड़ देते हैं तो संख्याएं 20 और 30 जो हमारे रिजल्ट हैं वो कितने हैं, 50 जबकि इनका सम कितना है, 1200। अब एवरेज होता क्या, एवरेज होता है एक की वैल्यू। तो हम इस 1200 को 50 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 0 से 0 और 5 से 120 कटेगा 24 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं बहुत ही इजीली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 41, और ये हमें दिया है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 तथा उनका योग 420 है। दोनों में से बड़ी संख्या है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 एंड देयर सम इज 420, द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी ने भी कर लिया होगा। ये हमें दिया है कि दो संख्याएं और इनका रेशियो कितना है, 3:4। तो अगर इनका हम सम देखें तो 4 और 3 कितना, 7। अगर दोनों संख्याओं का योग 7 होता तो बड़ी संख्या 4 होगी और छोटी संख्या 3 होगी। लेकिन योग हमें 7 ना देकर बल्कि दिया कितना है, 420 हमें दिया गया। अब ये कितने गुणा होगा, 7 6 42, 60 गुणा। तो हमसे जो संख्या पूछी जाए, अगर बड़ी संख्या पूछी गई तो हम बड़ी संख्या में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 240।
अगर हमसे छोटी संख्या पूछी जाए तो हम 3 छोटी संख्या है, इसमें 60 से गुणा करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 180। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था। अब इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 42 पर। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 42 मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और मेंसुरेशन के क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड होते हैं और डायग्राम बेस्ड होते हैं। उससे पहले ये समझ में नहीं आते, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद सॉल्व करो। तो क्वेश्चन हमें दिया है, एक आयताकार कागज का टुकड़ा 22 सेंटीमीटर लंबा तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस कागज को लंबाई की दिशा से मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। इस बेलन का आयतन होगा। A rectangular piece of paper is 22 centimeter long and 10 centimeter wide. A cylinder is formed by rolling the paper along its length. The volume of the cylinder is। अब देखो क्वेश्चन में है क्या आखिर, पहले तो हम वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया एक आयताकार कागज का टुकड़ा। हमने ये मान लिया कि ये कोई आयताकार एक कागज का टुकड़ा है जिसकी लंबाई कितनी है 22 और जिसकी चौड़ाई कितनी है 10। लंबाई 22 और चौड़ाई हमें दी गई 10 सेंटीमीटर। अब इसने कहा कागज को लंबाई की दिशा में, यानी कागज को जो मोड़ा गया है वो लंबाई की दिशा में मोड़ा गया। तो लंबाई की दिशा में कैसे मोड़ेंगे, इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे इधर से इधर की साइड। तो ये ना कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। ये क्या बनेगा, इस तरीके से कागज बन जाएगा। इस तरीके से रोल होने के बाद ये होगा, जिसकी जो हाइट होगी, इसकी जो हाइट होगी वो होगी 10 और ये जो हमें दिया गया ना जो लेंथ थी ये इसका परिमाप होगा जो कि 22 होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी। इसका परिमाप होगा 2 पाई आर इक्वल्स टू 22। 22 होगा, 2 से ये कट जाएगा 11 बार, तो ये आ जाएगा 22/7 और गुणा आर बराबर 11। तो 11 से 22 दो बार, यहाँ पर ये जो आर होगा रेडियस ये आ जाएगी 7/2। ये हमारी त्रिज्या आ जाएगी। हमें निकालना क्या है, बेलन का आयतन, जो कि क्या होता है, तो बेलन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब यहाँ पाई की वैल्यू तो हमें रखनी नहीं है, जबकि आर हमारा कितना है 7/2 और गुणा 7/2 और यहाँ पर जो हाइट है वो कितनी है 10। अब यहाँ इस 2 से हम 10 को डिवाइड कर लेंगे 5 बार, तो ये कितना आ जाएगा 7 सत्ते 49, 49 में करेंगे 5 से गुणा, 7 सत्ते 49 और 5, तो ये होगा 5 9 45, तो 5 हासिल लगा 4 और 5 चौक 20 और 4 24, 245/2। यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। यहाँ पर जो वॉल्यूम बनेगा ये बनेगा 245/2। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। हमसे बोला गया था लंबाई के अनुदिश, तो हमें इसी तरीके से मोड़ना होगा इसे। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि आप सॉल्यूशन करने बैठ जाओगे, बल्कि इसमें ट्रिक होती है। ट्रिक्स क्या होती हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो आप ये देखिए, 1 का स्क्वायर तो होता है 1, इसी तरीके से आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। हमें ये पता लगा अगर किसी संख्या के अंत में यानी लास्ट डिजिट अगर 1 है तो वो वर्ग हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 2 की, तो 2 का वर्ग 4 होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 8 की, तो 8 का वर्ग 64 होता है। लेकिन यहाँ पर भी जो हमारी यूनिट डिजिट है वो 4, यानी अगर लास्ट में 4 है तो वो भी वर्ग होता है या हो सकता है। के बाद
अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 का वर्ग 9 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का वर्ग होता है 49। यहाँ भी 9, यानी अगर लास्ट में 9 है तो वो भी हो सकता है। इसके बाद आते हैं हम 4, 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग होता है 36, तो ये भी होता है। इसके बाद 5 सभी को पता है, 5 25 हो सकता है और एक 10 जिसमें आता है 0। अब हमें क्या देखना है, देखो इनको छोड़ के जो डिजिट बच गई, अगर वो आपको लास्ट में दिखाई दें तो वो किसी का वर्ग नहीं होती। कौन-कौन सी होती हैं? 2 होता है ऐसा, 3 होता है, 7 भी होता है और 8 भी होता है। तो अगर आपको ये किसी संख्या के लास्ट में दिखाई दें तो वो संख्या कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको आज 4 ऑप्शन दिए गए। ए में आपको 8 दिया है लास्ट, बी में 7 और सी में दिया है 3। तो हमारा आंसर क्या होगा? उपयुक्त सब, यानी इनमें से कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। इसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 44 44 पर। 44 हमें दिया है 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 85 86 87 88 और 89। प्राप्त संख्या का आखिरी अंक। एक लॉजिक में आपको और बता दूं, देखो अगर 5 में किसी भी सम संख्या की मल्टीप्लाई हो रही हो या 5 दिया हो इकाई अंक और कोई सम संख्या और इनके हम गुणा करें तो हमें क्या मिलता है? 0। कैसे मिलेगा? जैसे 5 और हम 2 से गुणा करें तो 5 दूनी 10, 0 मिलेगा। 5 4 सम संख्या है, 5 चौक 20 मिलेगा, 0। अभी ऑप्शन में अगर आप देखें तो आपको 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, तो 5 की आप 2 में गुणा करें, 4 में करें, 8 में करें या 6 में करें तो आपको क्या मिलेगा? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो हमारा आंसर आएगा 0। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 45 पर। हमसे कहा गया 5 8 12 20 का लसागु किन निम्न में से किसका गुणक नहीं है? यानी किसका मल्टीपल नहीं हो सकता या किससे ये डिवाइड नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर है क्या, आप देखिए 5 8 12 और 20 इसका गुणक नहीं है। तो सबसे पहले इसमें अगर आप देखें तो 3, देखो 3 से 12 डिवाइड है, इसका मतलब 3 का है। अब देखिए 9 को, अभी 9 से कोई संख्या डिवाइड नहीं है तो इसका मतलब 9 ही आएगा, क्योंकि 8 से 8 डिवाइड होगा, 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46। अब क्वेश्चन नंबर 46 हमें दिया गया है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? देखो 24 का कोई पर्टिकुलर रूल तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इस 24 को लेंगे 24 और हम कर लेंगे इसके फैक्टर। तो 24 के हमें 2 फैक्टर करने होते हैं, 8 और 3, क्योंकि 8 तिया 24 हो जाएंगे। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 3 से भी डिवाइड हो और 8 से भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए ऑप्शन पर, ए ऑप्शन की। तो हम ए ऑप्शन को लिखें 4 3 2 1 5 6 और ये 0 4। तो 3 के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनका सम करिए सभी का। तो ये होगा 6 4 10 और 5 15, 16 और 2 18 और 3 21 और 4 25। तो ए ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। इसके बाद अब बी ऑप्शन को हम देख लेते हैं। बी ऑप्शन हमें दिया है 2 5 6 1 2 8 4। अगर इनका हम सम करें सभी अंकों का तो 4 और 8 12 और 2 14, एक 15 और 6 21 और 5 26 और 2 28। अब 28 भी 3 से डिवाइड नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सी ऑप्शन को। ये हमें दिया है 13 62 और 480। तो 8 4 12 और 2 14 और 6 20 और 3 23 और 1 24। देखो ये 24 3 से डिवाइड है, तो मतलब ये आंसर हो सकता है। अब आप ये देखिए कि ये 8 से भी डिवाइड, अब 8 में क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट इनको आप 8 से डिवाइड करके देख लीजिए। तो ये होगा 8 6 48, तो ये भी डिवाइड है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा?
सी ऑप्शन ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको चेक करेंगे, ये नहीं कि आप 24 से डायरेक्ट भाग देने लग जाएं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। यह हमें दिया है, एक छात्र द्वारा 3 प्रश्न में औसतन 52 अंक प्राप्त किए गए और चौथे प्रश्न पत्र में उसे 60 अंक प्राप्त हुए, तो प्राप्त अंकों का नया औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर एवरेज मार्क्स obtained by a student in 3 papers is 52 and in the 4th paper he obtains 60 marks. Find the new average. हमें पता करना है नया औसत क्या होगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन को, अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो एक तो वही जो अभी हम लॉजिक देख रहे थे कि यहाँ पर 3 प्रश्न पत्रों में यानी 52 एवरेज है इसका 3 पेपरों में, यहाँ पर चौथे में कितने हैं 60। तो हमें इनका डिफरेंस करना है और इनका डिफरेंस कितना होगा 8। तो ये होगा 3 और 1 4, 4 किसके बराबर होगा 8 के, तो ये 2 गुणा, तो यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो ये 2 ही होगा और 52 में 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 54 54। एक तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 54। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लिखेंगे यहाँ पर 3 पेपर और प्रत्येक में 52 अंक इसको मिलते हैं। 3 पेपर प्रत्येक में 52, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 156 हो जाएंगे। अब जो चौथा पेपर था इस उसमें इसको कितने मिले 60। तो हम सभी को अगर जोड़ लें तो 4 पेपर हो चुके हैं और इसको अंक कितने मिले 6, 6 5 11, 1 और 1 2। तो एक पेपर में कितने पड़ेंगे 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, यानी यही हमारा एवरेज होगा 54। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 48 हमें दिया है, 70 के 75% के 50% का 20% होगा। What is 20% of 50% of 75% of 70? क्वेश्चन में केवल आपसे कैलकुलेशन करवाई गई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, आप लिखें 70 गुणा, अब जो 75% होता है, देखो अभी आपको डायरेक्ट 3/4 लिखना है, कैलकुलेशन ऐसी ही कम होती है। और 50% को आप क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे और 20% को आप क्या लिखेंगे 1/5 लिखेंगे और 5 दूनी 10, 10 से एक जीरो बनेगी जो कि डिवाइड हो जाएगा, तो 7 या 21 और बटे में बचेगा 4। 4 से डिवाइड अगर हम इसको कर दें तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 5.25 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन बना लेंगे। इसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 49 पर 49। क्वेश्चन हमसे पूछा गया, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। अब देखो पहला क्वेश्चन ए ऑप्शन, ये हमें दिया है 200 का 20%, तो आप निकालिए 200 का 20%, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो कितना आएगा 20 दूनी 40 आएगा। के बाद बी ऑप्शन देखें, 500 का 7%, तो ये 35 आ जाएगा। 500 का 7%, 35। के बाद आएगा सी ऑप्शन, 3 का 1300%, तो ये 13 × 39 आ जाएगा। अब चाहो तो आप इसको लिखो या मत लिखो, चाहो तो आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हो। और डी ऑप्शन है 7 × 42, 7 का 600%, तो ये कितना आएगा 42। सबसे बड़ा क्या होगा, डी ऑप्शन होगा 600% ऑफ 7, 7 का 600%। और इसके बाद आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 50। और ये हमें दिया गया है, एक टैंक को पूरा भरने में 13.5 लीटर वाली 12 बाल्टी पानी की आवश्यकता है। यदि एक बाल्टी 9 लीटर की हो तो कुल कितने बाल्टी पानी की आवश्यकता होगी। देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो एक टैंक को पूरा भरने में एक बाल्टी है जिसमें 13.5 लीटर पानी आता है और ऐसी कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होती है 12 की, तो टोटल पानी ये आ जाएगा। अगर
1 बाल्टी 9 लीटर की हो तो अब कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी? हमने मान लिया x। अब देखो यहाँ अगर हम 4.2 से इसको डिवाइड करें तो 2 बार और ये 3 बार, और 2 से 12 को डिवाइड करें तो 6, तो आंसर कितना आ जाएगा? 18। कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी? 18 बाल्टियों की आवश्यकता होगी। तो ये जो हमारा पेपर था 2013-14 का आईटीबीपी का, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम करेंगे नेक्स्ट से, हम मैथ्स के 50 क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस करेंगे।